9 दिन बाद रामनवमी है और इस बार रामनवमी के मौके पर राम की नगरी अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक कुछ खास होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मौके पर राम भक्तों को 2 खुशखबरी देने वाला है। वहीं पीएम मोदी रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे। रामनवमी के मौके पर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हिंदुत्व का परफेक्ट एक्सपेरिमेंट होने वाला है। इसमें भी पीएम मोदी का रामेश्वरम दौरा काफी अहम है, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक बीजेपी का क्या है रामनवमी वाला प्लान, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। सफल हो गए प्रयास अथक, रामलला का रोज होगा सूर्य तिलक। जिन सूर्यवंशी राम के पूर्वज थे भागीरथ, उनके ललाट पर सूर्य तिलक लगातार 20 बरस तक। यह तस्वीर है रामनवमी के लिए अयोध्या में राम मंदिर की सजावट की। 9 दिन बाद रामलला का यह भव्य मंदिर अपने दिव्य रूप में होगा। राम मंदिर का उद्घाटन भले ही पिछले साल हुआ हो, लेकिन तब मंदिर का काफी काम बाकी था। लेकिन इस बार ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, इसलिए इस बार की रामनवमी को यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। रामनवमी तो अगले हफ्ते है, लेकिन राम भक्तों के लिए अभी से 2 अच्छी खबरें आ गई हैं। पहली खबर तो यह है कि 6 अप्रैल को रामनवमी के बाद अब अयोध्या में रामलला का रोजाना सूर्य तिलक होगा। पिछले साल रामनवमी के दिन 5 मिनट के लिए ही रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक हुआ था, लेकिन इस बार रामनवमी तक ऐसे इंतजाम कर लिए जाएंगे कि रोज दोपहर को रामलला के ललाट सूर्य की किरणें जगायमान होंगी। रोज दोपहर करीब 4 मिनट तक सूर्यवंशी प्रभु राम का सूर्य तिलक होगा। आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की टीम दिन रात इस काम में जुटी है। उपकरण और लेंस लगाने का काम जारी है। इस साल रामलला का सूर्य तिलक 4 मिनट का होगा, लेकिन अगले 20 साल तक रोज सूर्य तिलक होगा और इसकी अवधि 4 मिनट से बढ़ाकर ज्यादा की जाएगी। सूर्य तिलक के परमानेंट होने की वजह यह है कि मंदिर का शिखर का काम पूरा हो चुका है। सबसे बड़े लेंस वाले रिफ्लेक्टर को स्थायी तौर पर मंदिर के तीसरे तल में स्थापित किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की टीम ने इस पूरे सिस्टम को सूर्य तिलक मैकेनिज्म नाम दिया है। रामनवमी में जो सूर्य किरण की व्यवस्था की जानी है, उस पर भी चर्चा की और जो शिखर की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। और यह भी कार्यक्रम लिया गया है कि चूँकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाएगा। राम भक्तों के लिए दूसरी अच्छी खबर यह है कि राम मंदिर में राम दरबार का काम करीब करीब आखिरी चरण में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम दरबार की 8 तस्वीरें जारी की हैं। फोटोज को देखकर लग रहा है कि राम दरबार को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। हम आपको पहली बार राम दरबार के उस सिंहासन की तस्वीर दिखाते हैं जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की प्रतिमा लगेगी। देखिए, यही है वो जगह जहां इनकी मूर्तियां लगेंगी, जो कि राम दरबार का मतलब उस वक्त से है जब वनवास से लौटने के बाद भगवान राम अयोध्या के राजा बने थे। इसलिए राम दरबार में इन सबकी वयस्क अवस्था में प्रतिमाएं लगेंगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर तो प्रभु राम अपनी बाल्यावस्था यानी रामलला के स्वरूप में हैं। प्रभु राम और माता सीता की प्रतिमा को एक ही पत्थर में तराशा जा रहा है। राम दरबार की स्थापना के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 30 अप्रैल की तिथि तय की है। मई के पहले या दूसरे हफ्ते में इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन राम दरबार में जाने के लिए कुछ पाबंदियां होंगी। राम मंदिर आने वाला हर श्रद्धालु यहां नहीं जा सकेगा। हालांकि राम दरबार में एंट्री फ्री होगी, लेकिन उन्हीं श्रद्धालुओं को वहां जाने दिया जाएगा जिसके पास एंट्री पास होगा।
ट्रस्ट के मुताबिक 1 घंटे में सिर्फ 50 श्रद्धालुओं को ही राम दरबार में जाने की मंजूरी दी जाएगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक राम दरबार की शुचिता और सुरक्षा के लिए ही वहां रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की व्यवस्था दी गई है। राम भक्त प्रथम तल पर यह आप समझ लें कि वहाँ दर्शन के लिए पास की व्यवस्था होगी। वहाँ यह नहीं होगा कि जो लगभग 1 लाख प्रतिदिन लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, वह 1 लाख ऊपर पहुँचे। वजन का प्रश्न है, वहाँ भीड़ स्टैम्पीड ना हो, तो वहाँ पे जैसे अन्य आरती के लिए पास बनता है तो होगा फ्री, कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन पास से मोटा मोटी अनुमान है कि 1 घंटे में 50 आदमी ऊपर भेजे जाएंगे। तो आप यूँ समझें कि कुल मिलाकर करीब 750 से 800 लोग जो हैं वह प्रतिदिन राम दरबार का दर्शन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामनवमी से पहले भी अयोध्या में कई भव्य कार्यक्रम करने वाला है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत होते ही अयोध्या में रामकोट परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। 30 मार्च से नवरात्र शुरू है, यानी इसी दिन से हिंदू नव संवत वर्ष शुरू होगा। ट्रस्ट ने अयोध्या के साधु संतों से बात कर 21 झांकियां निकालने का फैसला किया है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों से कलाकार आ चुके हैं। विभिन्न धार्मिक झांकियों के अलावा इनमें महापुरुषों को भी शामिल किया जाएगा। इस दिन नव संवत्सर के स्वागत के लिए की जाने वाली परिक्रमा का 21वां साल है। कम से कम 21 झांकियां विशेष रूप से निकाली जाए। कई लोगों ने आश्वासन दिया है, जैसे राम मंदिर का एक मॉडल बहुत दिव्य भव्य रूप में निकलने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। ऐसे पूज्य रामानंदाचार्य जी की झांकी निकलने वाली है, ऐसे ही पूज्य झूलेलाल जी की झांकी निकलने वाली है, महाराणा प्रताप की झांकी निकलने वाली है, संत रविदास की झांकी निकलने वाली है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उससे यहाँ के संत महंत बहुत खुश दिख रहे हैं। इन लोगों ने कई दशक तक रामलला को टेंट में रखा। फिर इस साल महाकुंभ के दौरान प्रयागराज से अयोध्या आए श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखा। संत समाज का कहना है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से हिंदू सांस्कृतिक चेतना का विस्फोट दिख रहा है। इसे देखकर वो अभिभूत हैं। उनको जगह जगह उनकी छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और उनके पैर न जलने पाए, इसके कारण से जगह जगह मैटिंग की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। एक सुरक्षित उनकी यात्रा हो और रामलला के सुरक्षित दर्शन करें, इसका पूरा प्रयास रहेगा और हम लोग उनको सुरक्षित एक दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और नगर निगम इसको करके दिखाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने से जो हिंदू सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई है, उसे उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रामनवमी के दिन रामेश्वरम जाएंगे। ये दोनों ही तीर्थ स्थल प्रभु राम से जुड़े हैं और इस बार रामनवमी पर इन्हीं दोनों जगहों की तस्वीरें दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। मोदी पहले भी रामेश्वरम जा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वहां जाने के लिए रामनवमी का दिन चुना। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी के रामेश्वरम जाने के बड़े धार्मिक और सियासी संदेश हैं। अगर धार्मिक संदेशों की बात करें तो लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में ही शिव जी की पूजा की थी। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी लिंगम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के जो 4 धाम हैं, उनमें से एक धाम रामेश्वरम भी है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे लंबा माना जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर में 22 पवित्र तालाब हैं, जिनमें अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण है। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी इस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, हिंदुत्व की अलग जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपनी सियासी जमीन मजबूत नहीं कर पाई है। बीजेपी जानती है कि तमिलनाडु में पैर जमाने के लिए हिंदुत्व ही काफी नहीं होगा, इसलिए हिंदुत्व के साथ विकास का तड़का भी लगाया जाएगा। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी नए फब्बन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे।
500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना यह मंदिर रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन फीचर समेत इस स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज में कई और खासियत हैं। इसके बाद मोदी यहां एक रैली को भी संबोधित करेंगे और तमिलनाडु की सियासत को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की पार्टी के लिए साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में पैठ बनाना आसान नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी लंबे वक्त से पांव जमाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक उसे प्रभावी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। और उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तमिलनाडु में उसकी छवि है एक हिंदूवादी राजनीतिक दल की और एक हिंदीवादी पार्टी की। तमिलनाडु शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर हिंदूवादी राजनीति से ज्यादा हिंदीवादी राजनीति का विरोध होता है। तमिलनाडु में बीजेपी की ऐसी छवि बना दी गई है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर हिंदी को थोप दिया जाएगा। एमके स्टालिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की खूब मुखालफत भी इसी रणनीति के तहत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी लगातार ये कोशिश करते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का पांव जम जाए। वो बार बार इस बात को कहते भी हैं कि तमिल संस्कृत से भी प्राचीन भाषा है। तमिल के सबसे बड़े कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर का जिक्र भी करते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी तमिलनाडु में अपना पांव नहीं जमा पाई है। बीजेपी जानती है कि अगर तमिलनाडु में राजनीतिक जड़ें जमानी हैं तो किसी स्थानीय पार्टी को साथ लेकर चलना होगा। आज तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके के महासचिव पलानी स्वामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पलानी स्वामी एनडीए में वापस आ सकते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी ने अकेले लड़ा था और खास सफलता नहीं मिली थी। अमित शाह और पलानी स्वामी की मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में पिछले कई दशकों का सियासी इतिहास देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। 2011 और 2016 में जरूर एआईएडीएमके की सरकार बनी, लेकिन इतिहास सरकार बदलने का ही है। 2021 में डीएमके की जीत के बाद स्टालिन मुख्यमंत्री बने। एआईएडीएमके को उम्मीद है कि अगर 2026 में मजबूती से चुनाव लड़ा तो स्टालिन को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। ऐसे में अगर उसका बीजेपी से गठबंधन हो जाता है तो केंद्र सरकार के सपोर्ट के साथ साथ उसे चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दूसरे संसाधन भी मिलेंगे। बीजेपी और एआईएडीएमके ने 2021 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके अलायंस में वोट परसेंट में 4% का ही अंतर था, लेकिन बाइपोलर इलेक्शन होने की वजह से इस 4% गैप ने ही 80 से ज्यादा सीटों का अंतर पैदा कर दिया। अब ये दोनों पार्टियां फिर गठबंधन कर इस बार 4% के अंतर को पाटना चाहते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होने वाला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की एआईएडीएमके नेताओं के साथ पटरी नहीं बैठती। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हिंदी विवाद को सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने बड़ा मुद्दा बना रखा है। अब रामनवमी के दिन रामेश्वरम में पीएम मोदी की रैली में आने वाली भीड़ के बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि तमिलनाडु का मूड क्या है।